आज की फिजिक्स की क्लास में एक बार फिर से कुछ इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं। और इस क्लास में आज हम 3 वैरायटी क्वेश्चन लेने वाले हैं। फर्स्ट होगा MCQ, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जिसमें 4 ऑप्शन होंगे आपके सामने। और सेकंड हम 1 वर्ड आंसर, और थर्ड हम मैच द कॉलम या मैच द पेयर। ठीक है, 3 टाइप के क्वेश्चन हम लेंगे और थोड़े थोड़े क्वेश्चन लेंगे, जिससे आपको इनका आइडिया हो सके और इन्हीं के जैसे आप प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, तो आज जो हम क्वेश्चन लेंगे वो सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, और ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझें और मनन करें, और इसके बाद आप उनको करके भी देखें और अपनी आंसर शीट में नोटबुक में उनको लिखें भी। ठीक है, उम्मीद है कि जो पिछली क्लासेस में हमने आप लोगों को समझाया था उनकी तैयारी आप लगातार अच्छे से कर रहे होंगे। अगर आप करेंगे तो उसका बेनिफिट आप लोगों को एनुअल एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, तो क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे मैच द कॉलम से। देखिए, ये है मैच द कॉलम का क्वेश्चन। इसमें लेफ्ट साइड में कितने हैं? 5 पॉइंट हैं, और इस तरफ भी टोटल 5 पॉइंट हैं। ऐसा हो सकता है अब एग्जाम के नए पैटर्न में इस तरफ 5 पॉइंट के बदले 6 पॉइंट भी दे दिए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि हम अगर 4 सही सही लगा लेते हैं तो 5वां वाला अपने आप ही बन जाता है। इसलिए अब पिछले वर्ष से इसमें थोड़ा सुधार भी किया गया है कि यहां पर 5 के बदले 6 दिए जा रहे हैं, जिससे कि आपको पांचों ही पता हो तभी आप उसको कर पाएंगे। ठीक है, देखिए, फर्स्ट वाला है इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब इंडक्टिव रिएक्टेंस का फार्मूला क्या होता है आपको पता होना चाहिए। ये फार्मूला इंडक्टिव रिएक्टेंस XL होता है, और इसका फार्मूला कितना है? ओमेगा एल। ये आप देख रहे हैं, ओमेगा एल। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ओमेगा एल, मतलब ये फर्स्ट वाला है। इसके बाद कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अब कैपेसिटिव रिएक्टेंस में फार्मूला होता है XC इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी। कितना होता है? 1 अपॉन ओमेगा सी। चाहे यहां का ओमेगा और ये ओमेगा, ये दोनों ओमेगा के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, इनके फार्मूले पता होना चाहिए। ठीक है, ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी, मतलब कोणीय वेग है, जिसे हम ज्यादातर एंगुलर फ्रीक्वेंसी ही बोलते रहते हैं। ठीक है, कोणीय आवृत्ति के रूप में भी हम इसको बोल सकते हैं, बोलते रहते हैं। तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। ये देखिए, ये बात हमने क्लास में पहले भी बताई है। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, मतलब जहां पर ओमेगा लिखा है वहां पर 2 पाई एफ आप लिख सकते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो इसमें क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका 1 अपॉन 2 पाई एफ इंटू सी। ठीक है, इस प्रकार से ये देखें, ये वाला डी ऑप्शन, मतलब इसमें सेकेंड नंबर वाला ये हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, एक बात और समझनी है, ये वाला भी आपको बदल के दिया जा सकता था ऐसा करके, ओमेगा के बदले 2 पाई एफ इंटू एल करके भी दे सकते थे, तब भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा भी, इन दोनों के अलावा भी दिया जा सकता है। वो कैसे दे सकते हैं? क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी भी होता है। टी क्या है? टाइम पीरियड, आवर्तकाल। इस प्रकार से अगर ये फार्मूले बनाते हैं तो एक्स एल इज इक्वल टू कितना?
2πL/T भी हो सकता है। और इसी प्रकार से XC जो है वो कितना हो सकता है, ये देखिए 1/ओमेगा मतलब कितना है 2π, और ये आ जाएगा C, और जो अपॉन का T है कहां चला जाएगा, वो ऊपर चला जाएगा। इस प्रकार से इतने सारे बन सकते हैं। तो ये जरूरी नहीं कि ओमेगा L ही दिया जाए, ये कुछ और भी आपको दे सकते हैं। ठीक है, तो इसका आपको लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए आगे देखें, इंपीडेंस ऑफ RL सर्किट। RL सर्किट, इसकी ट्रिक कैसे पकड़ेंगे, R एंड L। ठीक है, दो चीजें हमें पकड़नी है, R एंड L। ये देखें, RL इंपीडेंस को डिनोट करते हैं Z से। ये देखिए RL या LR, ये लिखा, R मतलब R² और L के लिए XL², और XL का मतलब क्या होता है, ओमेगा L। ठीक है, तो ओमेगा² L² लिख सकते हैं, या फिर वही R² और ये XL²। LR सर्किट होता है, इसमें क्या होता है, इनमें अल्टरनेटिव वोल्टेज और अल्टरनेटिव करंट के बीच में π/2 का फेज डिफरेंस होता है। ठीक है, मतलब अल्टरनेटिव करंट जो होता है अल्टरनेटिव वोल्टेज से π/2 के फेज डिफरेंस में क्या होता है, पीछे होता है, वह लेग बिहाइंड होता है। ठीक है, इस वजह से इसकी वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से निकालते हैं। ठीक है, किससे निकालते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से निकालते हैं, ऐसा करके। तो ये मिला दिया अपन ने, ये वाला हो जाएगा अपना XL के लिए, और ये क्या हो जाएगा R। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, R² प्लस XL², किसके इज इक्वल टू में आ जाएगा, ये यहां पर जो अपना Z रहेगा। ठीक है, तो टोटल कुल मिलाकर के ये R और L है, तो अपन को क्या पकड़ना है, ज्यादा डीप में नहीं जाना है, उतना टाइम हमारे पास नहीं होता है, डेरिवेशन में आप लोगों ने किया होगा, लेकिन आप इसको डायरेक्ट करें, ZLR या RL इज इक्वल टू √R² प्लस XL²। इसी के बदले अगर ये ZCR या RC हो जाएगा, तो क्या क्या देखना अपन को, C और R मतलब हो जाएगा R² और C के लिए हो जाएगा XC²। ठीक है, ये देखिए आगे लिखा हुआ इंपीडेंस ऑफ RC सर्किट, मतलब क्या हो जाएगा, ये इसमें ये वाला हो जाएगा। ठीक है, जबकि इंपीडेंस ऑफ LCR सर्किट, तो LCR में क्या होता है, तीनों होते हैं, ये लास्ट वाला बचा हुआ है, R के लिए ये हो जाएगा, और C और L के लिए क्या होता है, LC में क्या हो जाता है, XL डिफरेंस XC हो जाता है, इस वजह से ये वाला आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये मैच द कॉलम आप लोगों का क्लियर होगा, अगर आता है तो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। अब देखते हैं हम कुछ MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये देखिए, इसमें ये है फर्स्ट क्वेश्चन, इन अ सर्किट व्हाट लेस करंट फ्लोज इफ इट कंटेन्स, मतलब ये फोर टाइप के सर्किट लिखे हुए हैं, इनमें से बताना है कि किस सर्किट में वाट लेस करंट फ्लो होती है। ठीक है, वाट लेस करंट का क्वेश्चन अलग से भी आ सकता है एग्जाम में 2 मार्क्स का। वाट लेस करंट की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। एक कंप्लीट साइकिल में एसी सर्किट के, ठीक है, अल्टरनेटिव करंट का जो सर्किट है, प्रत्यावर्ती धारा का जो परिपथ है, उसके एक कंप्लीट साइकिल में एवरेज पावर की वैल्यू कितनी होना चाहिए, 0 होना चाहिए। जब 0 होती है तो उस सर्किट में फ्लो होने वाली करंट को हम क्या कहते हैं, वाटलेस करंट कहते हैं। ठीक है, तो ये किन किन सर्किट में फ्लो होती है, इसको पता करने के लिए हमें एवरेज पावर का अगर हम फार्मूला लिखें तो ज्यादा बेहतर होगा। ये एवरेज पावर का फार्मूला P एवरेज इज इक्वल टू VRMS इंटू IRMS और इंटू कॉस फाई। ठीक है, VRMS IRMS से तो आप परिचित हैं, मतलब ये वोल्टेज का रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है और ये करंट का है ये। ठीक है,
अब cos फाई क्या है? ये है पावर फैक्टर, हिंदी में शक्ति गुणांक, ठीक है। और फाई क्या है? फेज डिफरेंस बिटवीन अल्टरनेटिव करंट एंड अल्टरनेटिव वोल्टेज। तो अब आपको याद होना चाहिए कि इसकी वैल्यू, अगर फाई की वैल्यू हम 90 करें तो कितनी हो जाएगी? ये 0 हो जाएगी। अगर फाई की वैल्यू 90 हो जाए तो कॉस 90 की वैल्यू क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे सर्किट जिनमें अल्टरनेटिव करंट और अल्टरनेटिव वोल्टेज के बीच में कितने का? π/2, मतलब 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है, उन्हीं सर्किट में वाटलेस करंट फ्लो होगा। और याद करेंगे आप तो दो ही सर्किट आपको याद आएंगे। फर्स्ट होगा एल सर्किट। एल सर्किट में अल्टरनेटिव करंट जो होता है अल्टरनेटिव वोल्टेज से π/2 की फेस में क्या होता है? लेग बिहाइंड होता है, पीछे होता है, पश्चिगामी होता है, ठीक है। जबकि प्योर सी सर्किट में क्या होता है? जो अल्टरनेटिव करंट है अल्टरनेटिव वोल्टेज से π/2 के फेस में क्या होता है? आगे, लीड अहेड होता है, ठीक है। लेकिन दोनों में ही फेज डिफरेंस बस की बात की जाए तो π/2 का होता है। मतलब एल सर्किट में होता है और सी सर्किट में होता है, ठीक है। प्योर एल सर्किट और प्योर सी सर्किट। इसका मतलब क्या हुआ? प्योर एल सर्किट में और प्योर सी सर्किट में, इन दोनों में ही वाटलेस करंट फ्लो होगा। अब पढ़ ले कहां क्या लिखा हुआ है। ये देखिए, ओनली आर सर्किट गलत, आर एल गलत, आर सी रॉन्ग गलत, ओनली एल, ठीक है। इनमें से ओनली एल वाला आंसर सही होगा, ठीक है। आपको इससे रिलेटेड और क्वेश्चन में जाना है तो पता होना चाहिए कि प्योर एल सर्किट पर बेस्ड ही चोक कॉइल बनाई जाती है, ट्यूबलाइट में लगी होती है, ठीक है, जो पावर कंजम्पशन को क्या कर देती है? कम कर देती है, ठीक है। मतलब प्योर एल सर्किट तो बनाना इम्पॉसिबल है, बन ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि आखिर हम कॉइल भी बनाएंगे तो वायर की ही तो बनाएंगे ना, और वायर बना है मेटल का ही बना होगा, और मेटल है तो रेजिस्टेंस होगा ही। तो अगर हम एल सर्किट बोलते हैं तो बन जाता, कन्वर्ट हो जाता है एल आर सर्किट में, ठीक है। इसलिए आइडियल एल सर्किट बनाना इम्पॉसिबल है, ठीक है। अगर हम बनाएंगे तो क्या कर सकते हैं? आर को मिनिमाइज कर सकते हैं, वायर मोटी ले लें, ठीक है, ऐसी मेटल ले लें जिसका रेजिस्टेंस कम हो, बहुत सारी बातें ध्यान दे सकते हैं, लेकिन उनमें फिर भी ऐसा नहीं हो सकता है कि रेजिस्टेंस हम क्या कर दें? 0 कर दें, ठीक है। अब बाकी बातें तो और डीप में जाएं तो और जा सकते हैं, जैसे कि अगर हम सुपर कंडक्टिविटी के बारे में बात करें तो वो फिर ज्यादा डीप में हो जाएगा, और उसके लिए टेम्परेचर भी बहुत डाउन होना चाहिए। तो ये बातें निग्लेक्टेबल है फिलहाल में, तो हम ये मानेंगे कि आइडियल एल सर्किट फिलहाल नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ओनली एल सर्किट। तो अब देखते हैं नया क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए आसान है बिल्कुल। द मीन वैल्यू ऑफ एन AC ओवर वन कंप्लीट साइकिल इज। AC सर्किट का कंप्लीट वन साइकिल हो तो उसकी मीन वैल्यू कितनी होती है? मीन वैल्यू, इसमें क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन कभी कभी कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? 0। सही आंसर क्या होगा? 0 होगा। क्यों? क्योंकि आपका ध्यान कई बार किस में चला जाता है? वो चला जाता है RMS में, मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू में चला जाता है। ये सिर्फ क्या लिखा हुआ है? मीन वैल्यू, ठीक है। मीन वैल्यू मतलब उसका एवरेज मान। ये देखिए ये AC है, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, टोटल एवरेज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा। जबकि RMS वैल्यू क्या होती है? RMS वैल्यू अलग होगी,
आई आर एम एस इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन रूट टू। कितना? आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट अपॉन रूट टू। ठीक है, v है तो v नॉट अपॉन रूट टू। अगर इसको और सॉल्व भी करें तो ऐसा भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, 0.707 आई नॉट, इस रूप में भी आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखें, अ कैपेसिटर अलाउ थ्रू इट। कैपेसिटर इनमें से किसको अलाउ करता है, मतलब जाने देता है, फ्लो होने देता है? ओनली डीसी, ओनली एसी, एसी एंड डीसी बोथ, नाइदर एसी नॉट डीसी। मतलब डीसी को जाने देता है केवल, या एसी को जाने देता है? ये कहता है कि नहीं, दोनों को जाने देता है। भाई ये कहते दोनों को नहीं जाने देता है। ठीक है, तो हमें इसके थ्योरी पर जाना चाहिए। फर्स्ट प्लेट, सेकंड प्लेट, फर्स्ट प्लेट को पॉजिटिव चार्ज दिया, सेकंड में इंड्यूस हो गया नेगेटिव, लड़ाई झगड़ा लेने के लिए खड़ा हो गया। दूसरी वाली प्लेट में कैसा है? नेगेटिव है, अपोजिशन है, मतलब ये वाला पॉजिटिव है और ये वाला कैसा है? नेगेटिव है। ठीक है, तो नेगेटिव पॉजिटिव को आगे नहीं बढ़ने देगा। अगर हम डीसी की बात करें तो मतलब डीसी को क्या करता है? ब्लॉक करता है। डीसी को क्या करता है? ब्लॉक करता है। जबकि एसी में क्या होता है? हाफ साइकिल में पॉजिटिव, हाफ साइकिल में नेगेटिव, मतलब ये प्लस माइनस इंटरचेंज होते रहेंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? एसी को यह जाने देता है, अलाउ करता है। तो याद रखेंगे, कैपेसिटर सिर्फ किसके लिए यूज होता है? एसी के लिए यूज होता है, ना कि डीसी के लिए। आंसर कौन सा राइट हुआ इसका? ओनली एसी, ओनली एसी। ठीक है, तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ये दो क्वेश्चन हमने, दो तीन क्वेश्चन लिए हैं, मतलब न्यू टाइप वाले क्वेश्चन। अब हम कुछ वन वर्ड में भी चलते हैं। देखिए, वन वर्ड में हम दो क्वेश्चन लेते हैं। ये देखिए, यहां पर द कॉज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज चेंज्ड इन। आपको तुरंत याद आना चाहिए, क्वेश्चन में जब पूछा गया कि जो इंड्यूस ईएमएफ है, हिंदी वालों के लिए जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है, उसके उत्पन्न होने का कारण क्या होता है? किसके परिवर्तन के कारण, किसके चेंज होने के कारण वो प्रोड्यूस होता है, उसका प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो आपको कहां जाना चाहिए? फैराडे के पास। फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले जो कितने हैं? टू लॉज हैं, जिसमें फर्स्ट वाले में क्या कहा जाता है कि इंड्यूस ईएमएफ तब तक प्रोड्यूस होता है जब तक क्वाइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या होता रहता है? चेंज होता रहता है, वह वेरिएट होता रहता है। ठीक है, अगर वो वेरिएट नहीं होता है तो इंड्यूस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नहीं बनेगा। इसलिए इसका आसान आंसर क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, वन वर्ड। सेकंड देखें, द डायमेंशन फार्मूला ऑफ इंडक्टेंस इज। इंडक्टेंस का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है? आसान। ठीक है, डायमेंशन फार्मूला निकालने की मेथड्स जो होती है उसमें क्या सोचना चाहिए? सबसे पहले इसका आसान सा फार्मूला सोचे, इंडक्टेंस का फार्मूला कौन सा है, और जितनी टर्म उसमें यूज होती हैं उन सबके डायमेंशन फार्मूले लगाते चले जाएं, आंसर निकल आएगा। चलिए निकाल के देखते हैं।
इंडक्टेंस का फार्मूला आप लोगों ने प्रूफ किया होगा, ये माइनस ई अपॉन डी आई अपॉन डी टी। ठीक है, बस ये क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, या पोटेंशियल डिफरेंस, अगर हम डायमेंशन फार्मूले के हिसाब से बात करें, है कैटेगरी एक ही। मतलब सिर्फ अगर हम एक्सटर्नल सर्किट में चार्ज को रन कराते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस, और कंप्लीट सर्किट में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। तो कुल मिलाकर के जो फार्मूला V का होता है वही E का होगा, और V का फार्मूला क्या होता है, W अपॉन क्यू नॉट। ये V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू नॉट होता है, मतलब यूनिट चार्ज के लिए वर्क डन, डी आई अपॉन डी टी। ठीक है, वो तो लिखा ही हुआ है। अब इन सब के हम डायमेंशन फार्मूले लगाएं, थोड़ा सा चाहें तो इनको अलट पलट कर दें, इसको ऊपर कर दें, डी टी अपॉन डी आई। चलिए देखते हैं W क्या होता है, वर्क F इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो F का क्या होता है, F में भी चलें तो F इज इक्वल टू एम ए मिलेगा। अब M का क्या होता है, कैपिटल M, A का क्या होता है, एल टी की पावर -2। बस लिख देते हैं, ये आ जाएगा M L टी की पावर -2 और इंटू S है, मतलब एक L और आ जाएगा। ये कर दिया अपन ने, किसके लिए हुआ, W के लिए हुआ, इंटू डी टी मतलब टाइम, टी कर दिया, अपॉन में देखिए Q, करंट से ले लें इसको, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम मींस I इज इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन टी, या Q अपॉन टी भी लिख सकते हैं। तो Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, I इंटू टी। तो I के लिए क्या लिखते हैं, A, डायमेंशन फार्मूला सिंबल, और T मतलब कितना है, T, और ये क्या है फिर से डी आई मतलब करेंट, मतलब एक A और आ जाएगा। बस सिंप्लीफिकेशन, कितना आया बोलिए, M आया, L कितने इसमें देख लें, L स्क्वायर, T कितने हैं, ये T से T कैंसिल, T की पावर -2 और A की पावर कितनी, स्क्वायर है, ऊपर चला जाएगा तो -2। ये ले, ये तैयार हो गया इंडक्टेंस का डायमेंशन फार्मूला। ठीक है, क्लियर हुआ होगा आप लोगों को, बात जरूर समझ में आई होगी। देखें, लिमिटेड टाइम होता है, कम समय है, और भी हम बहुत सारे न्यू टाइप क्वेश्चन आप लोगों को बतला सकते हैं, एक साथ भी बतला सकते हैं, लेकिन क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी, वीडियो भी बहुत बड़ी हो जाएगी। इस वजह से हम लिमिटेड 2-2, 4-4 क्वेश्चन ही लेकर के आ रहे हैं, और उनको हम लिंक करके बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को बता देते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग तैयार करें, इनसे मिलते जुलते भी तैयार करें, और हम ऐसे ही क्वेश्चन डेली ही लेके आएंगे जब तक आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट ना हो जाए। आप क्लास डेली अटेंड करें और उसको अच्छे से पूरे सिस्टम से, जब हम ऑफलाइन क्लास लेते हैं, क्लास में आप लोग आते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ये पता कर लेते हैं, क्लास में डिसिप्लिन रहता है, सर पढ़ा रहे हैं, सब लोग बड़े मन लगा के पढ़ते हैं। अब आप घर में देख रहे हैं इसको, घर में जब देख रहे हैं तो वैसा ही एक सिस्टम से बैठिए, और एकांत में बैठिए, अपने स्टडी रूम में बैठिए, और उसको प्रॉपर देखिए, और पेन और कागज लेके बैठिए। ठीक है, तभी आपके इस क्लास को अटेंड करने का फायदा हो पाएगा। तो आज के लिए इतना ही।